नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो एक पुराने अस्पताल में नौकरी करने पहुंचे, जिसके बारे में पहले से ही तरह तरह की डरावनी बातें मशहूर थीं। लेकिन वह आधुनिक विज्ञान पर भरोसा रखने वाले और ऐसी अफवाहों को महत्व न देने वाले इंसान थे। हालांकि सच यही है कि किसी चीज को न मानने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, और यही वजह आगे चलकर उन्हें सब कुछ मानने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरव शर्मा है और आज जो अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूं, वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी नींद, मेरा सुकून और विज्ञान पर मेरा मजबूत विश्वास सब कुछ तोड़ दिया। मैं 2019 में ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा करके निकला था और हमेशा चाहा था कि मैं उन जगहों पर काम करूं जहां मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी है। शायद इसलिए क्योंकि मेरा बचपन हिमालय के एक छोटे से कस्बे में गुजरा था, जहां नज़दीकी अस्पताल भी 40 किलोमीटर दूर था, और मैंने अपनी मां को एक साधारण बीमारी में सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि इलाज समय पर नहीं मिल पाया। अगस्त 2023 में मेरी पोस्टिंग नागालैंड के मोन जिले में स्थित सरकारी जिला अस्पताल लांगशिन मेडिकल सेंटर में जूनियर रेजिडेंट के रूप में हुई, जो एक छोटा लेकिन कठोर मौसम वाला इलाका है, जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। मैं 14 अगस्त 2023 को जब वहां पहुंचा तो देखा कि अस्पताल एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, जिसके पेंट उतर चुके थे और दीवारों पर दरारें साफ नजर आती थीं। लेकिन फिर भी यही वह जगह थी जहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं मिलती थीं। वहां के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताशीन कोन्याक, जो करीब 55 साल के अनुभवी डॉक्टर थे और पिछले 2.5 दशक से वहीं तैनात थे, मेरे स्वागत के लिए मौजूद थे। और पहली ही मुलाकात में उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थकान और उदासी महसूस हुई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, "डॉ. शर्मा, लांगशिन में आपका स्वागत है।" लेकिन उनके बोलने में वह अपनापन नहीं था जो शब्दों में सुनाई दे रहा था। और उसके बाद मुझे पूरे अस्पताल का चक्कर कराया गया। नीचे की मंजिल पर ओपीडी, इमरजेंसी और एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था, जबकि ऊपर वाली मंजिल में मेडिकल और सर्जिकल वार्ड बने हुए थे। कुल मिलाकर लगभग 40 बेड की क्षमता। और फिर बारी आई पोस्टमार्टम हाउस की। यह हिस्सा मुख्य इमारत से अलग पिछली ओर एक पुराने वर्कशॉप जैसी लकड़ी की बनी संरचना में था, जहां तक पहुंचने के लिए मेन बिल्डिंग से एक संकरा रास्ता जाता था, जो घने देवदार के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था, और दिन के उजाले में भी वहां हल्का अंधेरा बना रहता था। जब डॉक्टर कोन्याक मुझे उस दिशा में ले गए तो मैंने पहली बार एक ऐसी ठंड महसूस की जो मौसम की नहीं लग रही थी। पोस्टमार्टम हाउस की इमारत बहुत पुरानी थी, टेढ़े हो चुके लकड़ी के दरवाजे के साथ। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें 4 लोहे की ट्रॉलियां रखी थीं। दीवारें नमी से काली हो चुकी थीं और एक कोने में एक पुराना फ्रीजर रखा था, जो चलता है या नहीं यह कोई बता नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अजीब लग रही थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि उस इमारत से करीब 20 फीट की दूरी पर एक बेहद पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर जंग लगी लोहे की रेलिंग थी। स्थानीय स्टाफ ने बताया कि यह कुआं अंग्रेजों के समय का है और अब इस्तेमाल में नहीं आता। तभी डॉक्टर कोन्याक ने धीमी आवाज में कहा, "डॉक्टर शर्मा, यहां रात की ड्यूटी से जुड़ी एक बात आपको पहले ही बता दूं।" इतना कहकर वह रुक गए, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर हिचक रहे हों। मैंने आग्रह किया कि बोलिए, तो वह धीमे से कहने लगे कि यहाँ कभी कभी अजीब घटनाएं हो जाती हैं। मतलब अचानक बिजली चली जाती है, कुछ अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं, और यह कहते ही वह फिर चुप हो गए। मैंने पूछा कि इसके अलावा और क्या, तो उन्होंने बात को घुमाते हुए बस इतना कहा कि कुछ खास नहीं, आप अपना काम करिए और अपना ध्यान रखिए। रात में बिना वजह इधर उधर मत भटकिए, खासकर पोस्टमार्टम हाउस की तरफ अकेले मत जाइए। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं विज्ञान पर भरोसा करने वाला और भूत प्रेत जैसी बातों को कल्पना मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस रात जब मैंने स्टाफ क्वार्टर में सोने की कोशिश की तो नींद जैसे गायब हो गई थी। जैसे ही आंखें बंद करता, मेरे सामने उसी पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीर उभर आती। नमी से भरी काली दीवारें, टेढ़ा लकड़ी का दरवाजा और वह अजीब सा पुराना कुआं, जिसकी छवि मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। अगले 2 हफ्ते सामान्य ढंग से गुजरते गए। मैं अपने काम में व्यस्त रहा, ओपीडी में मरीज देखना, इमरजेंसी को संभालना और छोटे छोटे ऑपरेशंस में मदद करना।
यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहनती थे, अधिकतर जेलियांग जनजाति के बौद्ध मानने वाले निवासी। लेकिन मैंने यह जरूर महसूस किया कि अस्पताल का कोई भी कर्मचारी शाम ढलते ही पोस्टमार्टम हाउस के पास जाने से बचता था। इतना कि अगर किसी की मौत भी हो जाती तो शव को रात भर वार्ड में ही रखा जाता और सुबह के उजाले के बाद ही वहां भेजा जाता। एक दिन मैंने नर्सिंग स्टाफ की सीनियर बहन सेरिंग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने घबराई हुई आंखों से कहा कि डॉक्टर साहब, वो जगह ठीक नहीं है। रात में बहुत अजीब घटनाएं होती हैं, अनजानी आवाजें आती हैं और वहां की पुरानी बत्ती भी खुद जल उठती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी बत्ती? तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस का पुराना केरोसिन लैंप कई बार बिना छुए ही जल जाता है, जबकि वे उसका तेल तक निकाल चुके हैं। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर हंसते हुए नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक हल्की जिज्ञासा जरूर जागी। उसी शाम 30 अगस्त 2023 को एक गंभीर दुर्घटना का मामला आया। 3 लोग घायल थे, जिनमें से एक की हालत बेहद खराब थी। हमने पूरी रात कोशिश की, लेकिन सुबह 4 बजे वह व्यक्ति बच नहीं सका। डॉक्टर कोन्याक ने मुझे कहा कि डॉक्टर शर्मा, आप कागजी प्रक्रिया पूरी कर दीजिए और शव को फिलहाल वार्ड में ही रहने दीजिए। सुबह होने पर पोस्टमार्टम हाउस भेज देंगे। मैंने हैरानी से पूछा कि यह तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, शव को तुरंत वहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बस शांत स्वर में कहा कि मैं जानता हूं, पर आज के लिए इसे यहीं रहने दें। उनकी आवाज में एक अजीब सी विनती छिपी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पाया कि इतने अनुभवी और पद पर ऊंचे डॉक्टर इस तरह क्यों बोल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद ही शव को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचा दूंगा, आप परेशान मत हों। डॉक्टर कोन्याक ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा और कहीं ना कहीं घबराहट साफ झलक रही थी। फिर धीमे से बोले, ठीक है, लेकिन अकेले मत जाइए, किसी को साथ ले लीजिए। मैंने वार्ड बॉय अर्जुन को बुलाकर साथ चलने को कहा, पर उसने तुरंत मना कर दिया और बोला, साहब, मैं वहां नहीं जाऊंगा, खासकर रात के समय तो बिल्कुल नहीं। मैंने झुंझला कर पूछा कि आखिर क्यों? तो उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, वहां भूत है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और कहा कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन वह गंभीर हो गया और बोला, साहब, आप नए हो यहां, आपको नहीं पता, यहां बहुत बुरा हादसा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ था? तो अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर धीमे से बोला, 3 साल पहले यहां एक कंपाउंडर था, नाम था मिलन। एक रात उसे किसी काम से पोस्टमार्टम हाउस जाना पड़ा था और अगली सुबह वह उसी पुराने कुएं में मृत मिला। उसकी बात सुनते ही मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को संभालते हुए कहा कि यह शायद कोई दुर्घटना रही होगी, लेकिन मेरी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं साहब, पुलिस ने जांच की थी, कुएं के चारों ओर मजबूत रेलिंग है, कोई गलती से वहां गिर नहीं सकता। और मिलन को तो पानी से इतना डर लगता था कि वह उस कुएं के पास भी नहीं जाता था। मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या था? तो वह धीमे से बोला कि साहब, उसकी लाश मिली थी और उसके चेहरे पर ऐसे गहरे निशान थे मानो किसी ने जोर से उसका गला दबाया हो। उसकी आंखें खुली रह गई थीं और उनमें इतनी खौफनाक दहशत थी जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। मैं कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रह गया, फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोला कि ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूं, तुम लोग तो बस डरते हो। और इतना कहकर मैं मुड़ गया। उस समय सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। अंधेरा अब भी छाया था। मैंने स्ट्रेचर पर शव को ढंका और मेन बिल्डिंग से बाहर निकल आया। अस्पताल की बाहरी लाइटें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी बेहद धीमी थी। पोस्टमार्टम हाउस की ओर जाने वाला रास्ता मानो किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहा हो। आसमान को छूते देवदार के पेड़, जिनकी शाखाएं हवा में डोलकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में नमी और एक अजीब सी गंध थी, वही गंध जो हमेशा मृत घरों से आती है। स्ट्रेचर को धकेलते हुए मैं उस संकरे रास्ते पर बढ़ता गया। पुराने पत्थरों पर पहियों की खड़खड़ाहट उस घोर सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। आखिरकार मैं पोस्टमार्टम हाउस के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। मैंने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने लगा, जो इतना पुराना था कि जंग लगी चाबी आसानी से घूम नहीं रही थी। तभी अचानक मुझे एक धीमी सी कराह सुनाई दी। मैं ठिठक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई।
इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। मैंने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोचा हवा की आवाज होगी और फिर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। तभी वही आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ और बिल्कुल करीब से एक औरत के रोने जैसी ध्वनि सुनाई दी। मेरे हाथ कांप उठे और चाबी उंगलियों से फिसल कर नीचे गिर गई। मैंने झुककर चाबी उठाई और जैसे ही सीधा हुआ, देखा कि उस पुराने कुएं की दिशा से एक धुंधली सी परछाई मेरी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, शायद सुबह की पहाड़ी धुंध का धोखा। लेकिन जो आकृति दिखाई दे रही थी वह स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचमुच मेरी ओर बढ़ रहा हो। मेरे हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। फिर भी मैंने किसी तरह ताला खोला, दरवाजा धकेलकर भीतर घुसा और स्ट्रेचर को अंदर ले गया। अंदर तो और भी गहरा अंधेरा था। मैंने दीवार पर स्विच टटोलकर लाइट जलाई। मध्यम पीली रोशनी फैली और पूरा कमरा सामने आया। 4 लोहे की ट्रॉलियां और उनमें से एक पर सफेद चादर से ढकी हुई कोई आकृति। मैं ठिठक गया, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में पहले से किसी शव का होना संभव नहीं था। पिछले दिन कोई मौत हुई ही नहीं थी। मैं धीरे धीरे उस ट्रॉली की ओर बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से चादर उठाई तो वह पूरी तरह खाली थी। लेकिन कुछ पल पहले मैंने साफ देखा था कि नीचे किसी शरीर का आकार था। मैंने पीछे नजर डाली। जो शव मैं लेकर आया था वह अब भी स्ट्रेचर पर ही था। मैंने जल्दी से उसे ट्रॉली पर शिफ्ट किया और बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि अचानक दीवार वाली लाइट फड़फड़ाकर बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी में दरवाजा दिखा और मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा। तभी मेरे पीछे से वही कराह उभरी, इस बार बिल्कुल साफ, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। डर से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की और भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाजा तुरंत बंद किया और तेजी से मुख्य इमारत की ओर भागा। इमरजेंसी रूम में पहुंचते पहुंचते मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। सिस्टर शेरमा वहां मौजूद थीं। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सका, बस हाँफता ही रहा। उस दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। खुद को समझाता रहा कि यह सब थकान का असर था या नई जगह का दबाव, सिर्फ एक भ्रम। लेकिन अगली रात जो घटा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। अगले पूरे दिन मैं बेचैनी में रहा। काम तो करता रहा, लेकिन मन बार बार उसी पोस्टमार्टम हाउस पर अटका था और वह आवाज, मुझे बाहर निकालो, लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। दोपहर में जब डॉक्टर कोन्याक अपने कमरे में थे तो मैं उनके पास गया और कहा कि मुझे उनसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा, हाँ डॉक्टर, बोलिए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा कि उस पोस्टमार्टम हाउस के बारे में बताइए, वहां सोनम के अलावा क्या हुआ था? डॉक्टर कोन्याक ने अपना चश्मा उतारकर आंखें मली। वे बेहद थके हुए दिख रहे थे। फिर बोले, डॉ शर्मा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ से परे हैं। मैं भी एक डॉक्टर हूं और विज्ञान पर भरोसा करता हूं, लेकिन पिछले 25 सालों में मैंने जो देखा है। और इतना कहकर वह रुक गए। मैंने उत्सुकता में पूछा कि आखिर आपने देखा क्या है? तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि उस पोस्टमार्टम हाउस में कुछ ठीक नहीं है, बहुत गलत है। यह इमारत 1965 में बनी थी, लेकिन इससे पहले उस जगह पर क्या था यह बहुत कम लोगों को पता है। मैंने पूछा कि वहां क्या मौजूद था, तो उन्होंने बताया कि 1962 के युद्ध के दौरान वहां चीनी सेना का अस्थायी कैंप था और युद्ध में मारे गए सैनिकों के शव वहीं रखे जाते थे और उन लाशों को उसी पुराने कुएं में फेंका जाता था। यह सुनते ही मेरी रीढ़ फिर ठंडी हो गई, क्योंकि यह वही कुआं था। मैंने पूछा कि कितने शव डाले गए थे, तो उन्होंने कहा कि सही संख्या कोई नहीं जानता। कुछ लोग 50 कहते हैं, कुछ 100, और गांव के कुछ बुजुर्गों के अनुसार उसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि कुछ स्थानीय लोग भी फेंके गए थे। फिर मैंने पूछा कि जब अस्पताल बनाया गया तो उस कुएं का क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उसे बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इसलिए मजबूरी में सिर्फ लोहे की रेलिंग लगाई गई और कुएं को उसी हालत में छोड़ दिया गया। मैंने पूछा कि फिर पोस्टमार्टम हाउस को उसी कुएं के सामने क्यों बना दिया गया, तो उन्होंने कहा कि उस समय शायद किसी ने इसे समस्या नहीं माना, लेकिन बाद में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मैंने उत्सुक होकर पूछा कि किस तरह की घटनाएं, तो डॉक्टर कोन्याक ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पुरानी पीले पन्नों वाली डायरी निकाली। बोले,
ये डायरी डॉ हरिनाथ की है, जो यहाँ के पहले मेडिकल ऑफिसर थे 1965 से 1970 तक, और इसमें उन्होंने कुछ अनोखी घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने डायरी मेरी ओर बढ़ा दी और मैंने उसके पुराने लेकिन साफ लिखावट वाले पन्नों को पलटना शुरू किया। उसमें लिखा था 15 मार्च 1966। आज रात फिर वही आवाज सुनाई दी। पोस्टमार्टम हाउस की दिशा से एक औरत रोती हुई लगी। खिड़की से देखा पर कोई नहीं मिला। चौकीदार कैलाश का कहना है कि आवाज हमेशा उस कुएं की तरफ से आती है। अगला पन्ना 22 जून 1966। मुझे नहीं लगता कि मैं इस अस्पताल में अधिक दिन टिक पाऊंगा। पिछले हफ्ते की घटना ने मेरी नींद और मानसिक शांति दोनों छीन ली है। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं करना चाहता था, मगर मैंने साफ देखा। रात के 2 बजे एक अजीब सी नीली रोशनी पोस्टमार्टम हाउस के भीतर चमक रही थी, और उस रोशनी में एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह कुएं के पास खड़ी थी और पोस्टमार्टम हाउस की ओर देख रही थी, और अगले ही पल वह परछाई कुएं में कूद गई। फिर अगली तारीख 25 जून 1966। मैंने स्थानांतरण के लिए आवेदन दे दिया है, क्योंकि अब यहाँ रहना मेरे बस में नहीं। इसके बाद डायरी के पन्ने खाली थे। मैंने डॉक्टर कोन्याक की ओर देखते हुए पूछा कि फिर डॉ हरिनाथ के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने शांत आवाज में जवाब दिया कि वे यहां से जा चुके थे और उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया था। डॉक्टर कोन्याक ने धीमे स्वर में बताया कि सुना जाता है डॉ हरिनाथ की मानसिक स्थिति बाद में अस्थिर हो गई थी और 1972 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। मैंने पूछा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में कई डॉक्टर आए और चले गए। कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हर किसी ने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया था। और फिर मिलन की दुर्घटना ने सबको और डरा दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या उन्होंने खुद कभी कुछ देखा है, लेकिन डॉक्टर कोन्याक चुप रहे। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, और जवाब में उन्होंने बस इतना कहा, डॉक्टर शर्मा, मेरी एक ही सलाह है, रात में पोस्टमार्टम हाउस के पास मत जाइए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो शव को सुबह तक वार्ड में ही रहने दीजिए, और अगर कभी वहां जाना पड़े तो अकेले मत जाइए। उसी शाम मेरी मुलाकात अस्पताल के पुराने चौकीदार लोबसन भूटिया से हुई, जो लगभग 70 वर्ष के थे और 1980 से यहाँ काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि दादाजी, मैं उस पुराने कुएं के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी झुर्रियों वाली आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। फिर धीरे से बोले, डॉक्टर साहब, क्या आपने कुछ देखा है? मैंने कहा कि मैं पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बैठने को कहा और फिर बोले, उस कुएं में बहुत सी आत्माएं भटकती हैं, लेकिन उनमें से एक आत्मा सबसे अधिक व्याकुल है, एक औरत की आत्मा। मैंने पूछा कि वह कौन थी, तो लोबसन दादा ने कहा, उसका नाम था पेमी, इसी गांव की लड़की। 1962 में जब चीनी सेना यहाँ डेरा डाले हुए थी, तब पेमी सिर्फ 19 साल की थी। बहुत सुंदर, बहुत भली, लेकिन एक दिन चीनी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। यह बताते हुए लोबसन दादा की आवाज भारी पड़ गई। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने उसके साथ बहुत क्रूरता की और फिर उसे जिंदा ही उस पुराने कुएं में फेंक दिया। यह सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। लोबसन दादा बोले कि पेमी बहुत देर तक चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। धीरे धीरे उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, बाहर निकलने को तड़पती हुई, जैसे अपनी दास्तान दुनिया को बताना चाहती हो। मैंने उनसे कहा कि दादाजी, ये तो बहुत पुरानी घटना है, 60 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। इस पर उन्होंने शांत स्वर में कहा कि आत्माओं के लिए समय का कोई अर्थ नहीं होता, खासकर उन आत्माओं के लिए जिनकी मौत असहनीय पीड़ा में हुई हो। मैंने पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा भी है। इस पर वे कुछ क्षण चुप रहे और फिर धीमी आवाज में बोले, मैंने देखा है। मैं तुरंत सीधा बैठ गया और पूछा कि कब देखा, तो उन्होंने कहा कि कई बार रात में जब वह अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, तो कभी कभी कुएं के पास एक औरत की परछाई दिखती है, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बालों के साथ। वह कुएं में ऐसे झांकती है मानो कुछ खोज रही हो, और फिर धीरे धीरे पोस्टमार्टम हाउस की ओर बढ़ जाती है। दीवार के आर पार ऐसे गुजरती है जैसे दीवार हो ही नहीं। मेरी रीढ़ में फिर ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा कि क्या वह आत्मा खतरनाक है, तो लोबसन दादा ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि दुख था, और बोले,
वह खतरनाक नहीं है डॉक्टर साहब, वह बस बेहद दुखी है। वह सिर्फ शांति चाहती है, लेकिन उस कुएं में और भी कई आत्माएं हैं और वे सब इतनी दयालु नहीं हैं। उस रात मैं अपने क्वार्टर में लेटा रहा, नींद आंखों से कोसों दूर। छत को घूरते हुए बाहर तेज हवा चल रही थी और देवदार के पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकराकर अजीब अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। बाहर चलती हवा की वजह से खिड़की पर लगातार खड़खड़ाहट हो रही थी, लेकिन अचानक उस आवाज के बीच मुझे एक और ध्वनि सुनाई दी, एक औरत के रोने जैसी। मैं घबरा कर उठ गया और खिड़की पर जाकर बाहर देखा। वहां से अस्पताल की मुख्य इमारत दिखाई दे रही थी। उसकी कुछ लाइटें जल रही थीं, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस की दिशा पूरी तरह अंधेरी थी। फिर मेरी नजर ठिठक गई। अंधेरा नहीं, वहां हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल वही मध्यम नीली रोशनी जिसका जिक्र डॉ हरिनाथ ने अपनी डायरी में किया था। और उस रोशनी में मुझे एक परछाई स्पष्ट दिखाई दी। दिल तेजी से धड़क रहा था, मैं जैसे जड़ हो गया था। खिड़की से चिपका खड़ा रहा। वह आकृति उसी पुराने कुएं के पास थी और अगले ही पल वह पोस्टमार्टम हाउस की ओर बढ़ी। दीवार के आर पार ऐसे चली गई जैसे वह ठोस ही ना हो, ठीक वैसा ही जैसा लोब्सन दादा ने बताया था। मैंने आंखें मली, सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह जाग रहा था। अगले 2 दिन मैं बुखार में रहा, क्वार्टर से बाहर नहीं निकला, लेकिन रात होते ही वही रोने की आवाज और वही नीली चमक फिर दिखती रही। तीसरे दिन यानी 23 सितंबर को मैं थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। उसी शाम डॉक्टर कोन्याक मुझसे मिलने आए और पूछने लगे कि अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि अब ठीक हूं, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अगर आप यहां रहना नहीं चाहें तो मैं आपका ट्रांसफर तुरंत करवा सकता हूं। मैं कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहां रुकना चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि असल में हो क्या रहा है। क्या वास्तव में वहां कुछ मौजूद है या यह सब हमारे दिमाग का धोखा है? डॉक्टर कोन्याक ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोले, मैं निश्चित नहीं कह सकता डॉक्टर, लेकिन अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो शायद आपको वहां जाना पड़ेगा, उस पोस्टमार्टम हाउस में, वो भी रात के समय। मैंने कहा कि लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ही तो मुझे रात में वहां न जाने की चेतावनी दी थी। तो उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया कि हाँ, मैं जानता हूं, पर यह भी सच है कि जब तक आप खुद नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो यह सवाल आपके मन में हमेशा बना रहेगा। फिर वह रात आ ही गई, 5 सितंबर 2023, वह रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसी शाम मैं मानसिक रूप से तैयार था। मैंने तय कर लिया था कि आज रात मैं पोस्टमार्टम हाउस जाकर खुद देखूंगा कि वहां आखिर है क्या। मैंने अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल फोन और वह छोटा कैमरा रखा जो मैं यात्रा के समय इस्तेमाल करता था। डॉक्टर कोन्याक ने मुझे एक पुरानी चाबी दी और कहा कि यह पोस्टमार्टम हाउस की मास्टर की है, इससे अंदर का स्टोर रूम भी खुल जाएगा। मैंने पूछा कि स्टोर रूम? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पोस्टमार्टम हाउस के पिछली ओर एक छोटा सा कमरा है जहां पुराने रिकॉर्ड और कुछ दशक पुराने सामान रखे हुए हैं। मैंने पूछा कि किस तरह के सामान? तो उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक ठीक नहीं पता क्योंकि वे कभी उसके अंदर नहीं गए, लेकिन पुराने चौकीदार कैलाश कहा करता था कि वहां 1960 के जमाने की कुछ पुरानी वस्तुएं पड़ी हैं। रात के 11 बजे मैं अस्पताल के मैन गेट की ओर बढ़ा। सिस्टर सेरमा उस समय नाइट ड्यूटी पर थीं। उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि डॉक्टर साहब, इतनी देर रात कहाँ जा रहे हैं? मैंने कैजुअली कहा कि बस थोड़ी हवा लेने बाहर जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और साफ समझ गई कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं। वह चिंतित होकर बोली कि डॉक्टर साहब, कृपया वहां मत जाइए। तो मैंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मुझे जाना ही होगा सिस्टर, मुझे सच जानना है। उन्होंने फिर कहा कि डॉक्टर साहब, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करती, मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और इतना कहकर मैं बाहर निकल गया। रात बेहद ठंडी थी, तापमान शायद 5-6 डिग्री के आसपास रहा होगा। आसमान बादलों से ढका था और कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अस्पताल की बाहरी लाइटें जल तो रही थीं, लेकिन बेहद मध्यम थीं। मैं धीरे धीरे उस पगडंडी पर बढ़ने लगा जो पोस्टमार्टम हाउस की ओर जाती थी। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हूं। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी और मेरे कदमों की आवाज उस गहरे सन्नाटे में असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी।
5 मिनट में मैं पोस्टमार्टम हाउस के सामने था। पूरी इमारत घोर अंधेरे में डूबी हुई थी। दरवाजा बंद था और उसके ठीक आगे वहीं पुराना कुआं पड़ा था। मैं कुएं के पास जाकर उसकी जंग लगी रेलिंग पकड़कर नीचे झांकने लगा। टॉर्च की रोशनी भी उसके भीतर की काली गहराई को चीर नहीं पा रही थी। कुआं बेहद गहरा था। तभी ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो, एक हल्की फुसफुसाहट। मैं कान लगाकर सुनने लगा। निकालो, मुझे बाहर निकालो। मेरी सांस थम गई क्योंकि यह वही आवाज थी, वही महिला की आवाज जिसे मैं पहले सुन चुका था। मैं डर से पीछे हट गया। हाथ पैर अपने आप कांपने लगे। मैंने एक नजर पोस्टमार्टम हाउस के दरवाजे पर डाली। मन कह रहा था कि लौट जाऊं, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं यहां सच जानने आया था। मैंने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजा धीरे से कर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। मैंने टॉर्च भीतर की ओर घुमाई। वही 4 ट्रॉलियां रखी थीं, जिनमें से 2 पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं। लेकिन कल तो सिर्फ एक ही ट्रॉली पर चादर थी, फिर आज 2 कैसे? मैं जैसे ही अंदर बढ़ा, अचानक दरवाजा अपने आप मेरे पीछे बंद हो गया। घबराकर मैंने स्विच दबाया और वही मध्यम पीली रोशनी फैल गई। मैं पहली ट्रॉली के पास गया, धीरे से चादर उठाई। अंदर कुछ भी नहीं था। दूसरी ट्रॉली की चादर हटाई, वह भी पूरी तरह खाली। मेरे दिमाग में मानो धमाका सा हुआ। मैंने तो साफ देखा था कि चादर के नीचे किसी शरीर की आकृति थी, तो फिर यह सब क्या था? मैंने सिर पकड़ लिया। क्या मैं अपना होश खो रहा हूं? तभी अचानक मुझे याद आया कि डॉक्टर कोन्याक ने एक स्टोर रूम का भी जिक्र किया था, जिसे मैं अब तक देखना भूल गया था। पोस्टमार्टम हाउस के पीछे की ओर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। मैंने मास्टर चाबी से उसे खोला तो अंदर लगभग 8 बाई 8 फीट का तंग कमरा था, जिसमें अलमारियों पर पुराने रजिस्टर रखे थे। एक कोने में जंग लगे उपकरण, टूटे शीशे की बोतलें और कुछ पुराने सर्जिकल टूल्स पड़े थे। मैं धूल से ढकी अलमारियों को टटोलते हुए एक मोटा सा रजिस्टर निकाल लाया, जिसकी जिल्द पर 1962 से 1965 लिखा था। उसे खोलते ही पीले पड़े, कई जगह फटे हुए पन्ने सामने आए, लेकिन लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। यह मौतों का रिकॉर्ड था, 1962 के युद्ध के दौरान और उसके बाद जिनकी जान गई, उनके बारे में। मैं पन्ने पलटने लगा। ज्यादातर नाम चीनी सैनिकों के थे, उनकी मौत की तारीखें और कारण लिखे थे। फिर अचानक मेरी नज़र 23 नवंबर 1962 पर पड़ी। नाम था पेमी दामछो, उम्र 19 वर्ष, मृत्यु का कारण कुएं में डूबना। टिप्पणी: शव बरामद, शरीर पर गंभीर चोटें, आत्महत्या की संभावना खारिज, हत्या की जांच जारी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। तो यह सच था, पेमी वाकई में मौजूद थी। मैंने आगे पन्ने पलटे, और भी नाम थे, कुछ स्थानीय लोग जिनके सामने लिखा था कुएं से बरामद। मैं उस रजिस्टर के पन्नों में डूबा रहा। हर नाम और हर मौत मानो एक नई भयावह कहानी सुना रही थी। तभी अचानक बिजली गुल हो गई और पूरा कमरा घोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेरी टॉर्च ही एकमात्र रोशनी थी। मैंने उसे ऑन किया ही था कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई पोस्टमार्टम हाउस के अंदर आ रहा था। मेरा शरीर वहीं ठिठक गया, लेकिन हिम्मत करके मैंने स्टोर रूम के दरवाजे से बाहर झांका। टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे एक काली आकृति दिखी। वो ट्रॉलियों के बीच खड़ी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा सीने से बाहर निकल जाएगी। मैं डर के मारे पीछे हटता गया। वह आकृति कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और अब मैं उसे साफ देख पा रहा था। वह सिर्फ साया नहीं, बल्कि कोई आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे वहां कोई चेहरा था ही नहीं। मैं चीखने ही वाला था कि वह आदमी बोल उठा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूं। वह बोला, डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकते। मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? तो वह और करीब आ गया और मैं अब स्पष्ट देख सकता था कि उसने फटे हुए पुराने सैन्य कपड़े पहने थे। वह बोला, हम यहां फंसे हुए हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या तुम उस कुएं से हो? तो उसने अपना हाथ उठाया और मेरी सांस रुक गई। उसकी उंगलियां गायब थीं, केवल हड्डियां बची थीं। मैं चीख पड़ा और उसी पल बिजली वापस आ गई। कमरा रोशनी से भर गया और वह आदमी उसी क्षण गायब। मैं हांफता हुआ बाहर निकला।
पोस्टमार्टम हाउस पूरी तरह खाली था। मैं भागता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो पाया कि वह अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद था। ताला भी बाहर ही लगाया हुआ था। घबराकर मैं चिल्लाने लगा, नहीं, दरवाजा खोलो कृपया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं सचमुच पोस्टमार्टम हाउस के अंदर फंस चुका था। मैं लगातार दरवाजा पीटता और मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर कोई नहीं आया। घबराहट में मैंने जेब टटोली और अपना फोन निकाला। तुरंत डॉक्टर कोन्याक को कॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क दिखा, जबकि इस क्षेत्र में नेटवर्क हमेशा रहता था। मैंने बार बार कोशिश की, पर हर बार वही नतीजा। थककर मैं दीवार से टिककर बैठ गया। पूरा शरीर कांप रहा था। जो आदमी या जो भी वो चीज थी, क्या वह सचमुच था या मैं पागल हो रहा था? तभी अचानक फिर से बिजली चली गई और पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। उसी के साथ वह आवाज भी लौट आई, डॉक्टर। मैंने घबराहट में टॉर्च ऑन की, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैं कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। कौन हो तुम? जवाब चारों दिशाओं से एक साथ गूंजता हुआ आया, हम बहुत हैं। यह आवाज दीवारों, छत और फर्श हर तरफ से आ रही थी, और तभी मुझे वे नजर आने लगे, साए, अनगिनत साए, जो धीरे धीरे कमरे के भीतर फैलते जा रहे थे। कुछ सैन्य कपड़ों में, कुछ आम कपड़ों में, और सबके चेहरे धुंधले, पहचान से परे। मैं डर के मारे एक कोने में सिमट गया। टॉर्च की रोशनी उन आकृतियों पर पड़ रही थी, लेकिन वे बुझने के बजाय और स्पष्ट होती जा रही थी। मैं चीख कर बोला, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी एक साया आगे बढ़ा। वह किसी बूढ़े आदमी का था, जिसके सिर पर गहरा घाव था। उसने कहा, हमें याद रखो। मैं कांपते हुए बोला, हाँ, मैं आप सबको याद रखूंगा, बस मुझे जाने दो। तभी एक औरत की आवाज उभरी, कहीं पास से, कहीं दूर से, नहीं, तुम चले जाओगे और भूल जाओगे। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं, मैं नहीं भूलूंगा। तभी उन सभी सायों ने एक साथ कहा, हमें शांति चाहिए। और उनकी सामूहिक आवाज इतनी प्रबल और भारी थी कि मेरा सिर दर्द से फटने लगा और कान सुन्न पड़ गए। मैंने अपने कान कसकर बंद कर लिए। तभी उन भारी आवाजों के बीच एक अलग, बेहद कोमल और दूह भरी आवाज उभरी, उन्हें माफ कर दो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक नई आकृति खड़ी थी। यह साया बाकी सबसे अलग था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। एक नौजवान लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बालों के साथ, चेहरा बेहद सुंदर मगर गहरी पीड़ा से भरा हुआ। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम प्रेमी हो? उस आकृति ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा कि मैंने रजिस्टर में पढ़ा है और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और अब उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। मैं उसके चेहरे के हर भाव देख पा रहा था। उसने दूसरी परछाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे सब गुस्से में हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। मैंने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, हमारी कहानी सबको बताओ, लोग हमें भूल गए हैं। उसी क्षण सभी साए अचानक गायब हो गए और बिजली फिर से आ गई। मैं अब मुर्दा घर में अकेला था, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए एक गहरी करुणा महसूस हो रही थी, जो दशकों से वहीं कैद थीं, पीड़ा में। मैंने अपना फोन देखा। इस बार नेटवर्क वापस आ गया था। मैंने तुरंत डॉक्टर कोन्याक को कॉल किया और कहा, डॉक्टर साहब। उन्होंने घबराकर पूछा, डो शर्मा, आप कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, मैं पोस्टमार्टम हाउस में फंसा हुआ हूँ, दरवाजा बाहर से बंद है। वह बोले, मैं अभी आता हूँ। और ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर कोन्याक, सिस्टर शर्मा और लोबसन दादा वहां पहुंच गए। जैसे ही ताला खोला, लोबसन दादा ने चौंक कर कहा, लेकिन यह ताला तो अंदर से लगा था। मैंने भीतर से कहा कि लेकिन मैंने तो बाहर से किसी के आने की आवाज सुनी थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा संभाला। तभी डॉक्टर कोन्याक ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आप ठीक हैं डॉक्टर? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें देखा है, मुझे आपको सब बताना है। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, किसे देखा आपने? मैंने कहा, उन आत्माओं को, वे सच में मौजूद हैं और उन्हें हमारी मदद चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर कोन्याक कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले,
मुझे पता था कि आप उन्हें देखेंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, क्योंकि मैंने भी देखा है। बहुत साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था, हम सब अस्पताल लौट आए और मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। वह रजिस्टर, पेमी की आत्मा और बाकी सभी बेचैन आत्माएं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, हमें कुछ करना होगा, उन्हें शांति चाहिए। तभी लोबसन दादा बोले, डॉक्टर साहब, गांव में एक लामा है, लामा सांगपो। वे बहुत शक्तिशाली हैं, शायद वह सहायता कर सकें। अगले दिन हम लामा सांगपो से मिलने पहुंचे। वे लगभग 80 वर्ष के वृद्ध थे, गांव के मठ में रहते थे। जब हमने पूरी घटना सुनाई, वे गंभीर हो गए और बोले, यह स्थान अत्यंत अशांत है, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन पहले उस कुएं की शुद्धि करनी होगी। मैंने पूछा, शुद्धि कैसे? उन्होंने कहा, उस कुएं में जो भी अवशेष हैं उन्हें निकालकर सम्मान सहित अंतिम संस्कार करना होगा, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। यह काम आसान नहीं था। पहले प्रशासन को राज्य करना पड़ा, फिर एक विशेष टीम बुलानी पड़ी। अंततः 10 सितंबर को कार्य शुरू हुआ। कुएं में उतरना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन यह काम हमें हर हाल में करना था। पहले दिन कुएं से 3 कंकाल निकाले गए, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन जब एक महिला का कंकाल बाहर आया तो उसके गले में एक पुरानी चांदी की चेन थी। चेन में एक छोटा सा लॉकेट जिसमें एक युवा लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। लोबसन दादा ने जैसे ही वह लॉकेट देखा, उनकी आंखें भर आईं। वे धीमे से बोले, यह पेमी का है, मैं इसे पहचानता हूं। मेरी बहन ने बताया था कि पेमी हमेशा यही लॉकेट पहनती थी। कुल मिलाकर लगभग 47 कंकाल निकाले गए। 47 आत्माएं जो लगभग 60 साल से उस अंधेरे कुएं में कैद थीं। 15 सितंबर को एक विशेष अनुष्ठान आयोजित किया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लामा सांगपो ने पूजा की। सभी कंकालों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हुआ और उनके लिए प्रार्थना की गई। उसी रात मैं अपने क्वार्टर की खिड़की से पोस्टमार्टम हाउस की ओर देख रहा था। तभी मैंने उसे देखा, पेमी को। लेकिन इस बार वह अलग थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वह हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर अलविदा का संकेत किया। मैंने भी हाथ हिलाया और फिर वह धीरे धीरे ओझल हो गई। उस रात वर्षों बाद मुझे सुकून भरी नींद आई, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। 2 दिन बाद 17 सितंबर को मुझे स्टोर रूम से वह पुराना रजिस्टर दोबारा मिला जिसे मैंने उस भयावह रात देखा था। उसमें एक पन्ना अलग तरह से मोड़ा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो वहां हाथ से लिखे नोट्स थे। तारीख थी 25 नवंबर 1962। लेखक का नाम मेजर झांग वेई, जो एक चीनी सैनिक था। उसमें लिखा था, मैं इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे जवानों ने जो किया वह भयानक था। उस नोट में आगे लिखा था, उस लड़की पेमी को बचाने की हमने कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने आदेश दिया था कि दोषी सैनिकों को दंड दिया जाए, पर युद्ध की अफरा तफरी में कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो सका। जब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे, वही 3 जवान भाग निकले। हमने उन्हें ढूंढ लिया और जब वे पकड़े गए तो हमने उन्हें उसी कुएं में फेंक दिया जिसमें उन्होंने उस मासूम लड़की को गिराया था। यह मेरा निर्णय था, पर मुझे मालूम है यह न्याय नहीं था। यह केवल प्रतिशोध था। मुझे पता है कि उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी, वे शापित रहेंगी, शायद मेरी तरह। नोट यहीं खत्म हो गया। मैंने यह पन्ना डॉक्टर कोन्याक और लोबसन दादा को दिखाया। डॉक्टर कोन्याक ने गंभीर स्वर में कहा, तो वे तीनों सैनिक भी उसी कुएं में थे, इसीलिए वे आत्माएं इतनी क्रोधित थीं। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वे दोषी थे, लेकिन उन्हें भी शांति नहीं मिली। तभी लोबसन दादा ने पूछा, तो मेजर झांग का क्या हुआ? मैंने रजिस्टर के आगे के पन्ने पलटे और अचानक मेरी नजर उस प्रविष्टि पर पड़ी। तारीख 28 नवंबर 1962। नाम झांग वेई, पद मेजर, चीनी सेना। मृत्यु का कारण आत्महत्या, गोली चलाकर। स्थान अस्पताल के पीछे का कुआं। इसे पढ़ते ही मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। मैंने कहा, उसने खुद को उसी कुएं के पास गोली मार ली, शायद अपराध बोध से नहीं जी सका। लोबसन दादा ने धीमे से कहा, या शायद उन आत्माओं ने उसे मरने पर मजबूर किया। हम सब कुछ पल तक चुप रहे। उसी शाम मैंने तय किया कि मुझे एक और काम करना है। मैंने पूरी घटना लिखनी शुरू की। हर वह बात जो मैंने देखी, हर नाम जो उस रजिस्टर में दर्ज था। मैंने गांव के लोगों से भी बात की, पुरानी कहानियां सुनी
और तब समझ में आया कि पेमी के अलावा भी कई लोग उस युद्ध में खो गए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने चीनी सैनिकों का विरोध किया था, और एक युवक जिसने अपनी बहन को बचाते हुए प्राण गंवा दिए। हर कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने सब कुछ दर्ज किया और फिर जिला प्रशासन को एक विस्तृत रिपोर्ट देकर सुझाव दिया कि उस जगह एक स्मारक बनाया जाए, उन सभी लोगों की याद में जो 1962 के युद्ध में मारे गए थे। प्रशासन ने प्रस्ताव स्वीकार किया और 26 जनवरी 2024 को एक खूबसूरत स्मारक का उद्घाटन हुआ। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, उसके ऊपर एक स्तूप बनाया गया और पत्थर की पट्टिका पर उन सभी के नाम अंकित किए गए जिनके अवशेष मिले थे। सबसे ऊपर लिखा था, पेमी दामछो 1943 से 1962, जिसे न्याय न मिला पर जिसे भुलाया नहीं जाएगा। आज 2025 है और मैं अब भी जोलोंग में तैनात हूँ। मेरी पोस्टिंग खत्म होने में अभी समय है। वह डरावना पोस्टमार्टम हाउस अब एक बिल्कुल सामान्य जगह बन चुका है। अब वहां से न कोई अजीब आवाज आती है, न नीली चमक दिखती है, और स्टाफ अब रात में भी बिना डर गए वहां जाता है। कभी कभी मैं शाम को उस स्मारक के पास जाकर बैठता हूं और वहां एक गहरी शांति महसूस होती है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला मुझसे मिलने आई। उनका नाम था दावो और वे पेमी की दूर की रिश्तेदार थीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूं। आपने पेमी को वह शांति दी जो हम 60 सालों में भी नहीं दे पाए। मैंने विनम्रता से कहा, मैंने तो बस सुना और विश्वास किया। वह मुस्कुराई और बोली, कभी कभी मृत लोगों को बस इतना ही चाहिए होता है, कोई जो उन्हें सुने और याद रखे। आज रात मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा हूं। वह स्तूप चांदनी में चमक रहा है, शांत और खूबसूरत, और मुझे यकीन है कि पेमी अब शांति में है, वह और दूसरी सभी आत्माएं। पर कभी कभी बहुत शांत रातों में मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, धन्यवाद, और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि वे सभी आत्माएं सचमुच मुक्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। जैसा वादा किया था, जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट कर अपना नाम और शहर बताया था, उनका नाम मैं अब ले रहा हूं। सबसे पहला नाम है सूरत से रूपेश पटेल जी, लखनऊ से शिवेंद्र कुमार शर्मा जी, यवतमाल से ज्योत्सना जी, ओडिशा तालचेर से भीमसेन जी, पंजाब से राज पवार जी, पंजाब से संधू जीरा जी, भोपाल से गोलू दांगी, सुनीता दांगी जी, अयोध्या से माता प्रसाद यादव जी, फाजिलका पंजाब से लखविंद्र सिंह जी, यवतमाल से ज्योत्सना तन्वी जी, अहमदाबाद से मेहुल भाई जी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।